ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मुझे पता है थोड़ा लेट हो चुका है ये एपिसोड, क्योंकि मैं अपने मेन चैनल के ऊपर कुछ नए एनिमे शुरू कर चुका हूँ जो कि है डेंडेरन और ब्लू बॉक्स। तो आप अगर वो एनिमे देखना चाहते हो तो मेरे मेन चैनल पे जाके देख सकते हो, यानी कि नेक्स्ट ब्रेन पे। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर शायद कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है? तो उसको भी जाके एंजॉय कर सकते हो। चलो फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पे गांजू और इचिगो दोनों यूनाइटेड हो चुके थे। इचिगो ये कहता है कि वैसे उस गंजे आदमी ने तो यही कहा था कि रुकिया उस व्हाइट टावर के अंदर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो गांजू कहता है अरे रुको, मेरे पास एक मैप है। तो यहाँ पे वो जब मैप के बारे में बात कर रहे होते हैं तो साइड से हानाटारो कहता है कि कहीं तुम रुकिया कुचिकी के बारे में बात तो नहीं कर रहे। और उस व्हाइट टावर को सेंजाई क्यू बोलते हैं और वहां पहुंचने का मेरे को एक सीक्रेट तरीका पता है। तो यहाँ पे ये सीक्रेट तरीका एक सीवर सिस्टम से होके जाता है। काफी बदबू आ रही होती है इन लोगों को यहाँ से, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। अब गांजू कहते हैं कि यार मतलब कोई हमें आके पकड़ तो नहीं लेगा, क्योंकि यार एक आम सी टाइल थी, उसके नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी, ऐसा लग रहा है किसी को भी पता होगा ये रास्ता। तो हानाटारो कहते हैं नहीं, यहाँ पे हमें कोई नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और सिर्फ स्क्वाड 4 के मेंबर्स को ही ये रास्ता अच्छे से पता है, जिन लोगों को रिलीफ और एड की नॉलेज है, ठीक है ना। तो गांजू कहता है अरे हाँ यार, तुम्हारा तो काम ही ऐसा है कि तुम्हें जल्द से जल्द पहुंचना होता होगा लोगों की मदद करने के लिए, है ना। तो तुम्हें ये सिस्टम मास्टर करना आना चाहिए, है कि नहीं। तो हानाटारो कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, स्क्वाड 4 का काम ही यही है कि सीवर सिस्टम को साफ किया जाए, हमें साफ सफाई के लिए रखा है बस। तो गांजू कहता है भाई यार, अब तो तुम लोगों के लिए मेरे को खुद भी बुरा लग रहा है सच में। आगे बढ़ने से पहले इचिगो उससे पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हमारे लिए ये सब कर क्यों रहे हो? हम तो तुम्हारे दुश्मन है ना, हमारी मदद क्यों कर रहे हो तुम? वो भी बिना किसी पूछताछ के। तो यहाँ पे हानाटारो बता देता है कि वो रुकिया को बचाना चाहता है। वो इचिगो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज रुकिया को बचा लो, मैं तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें जानता हूँ और ये बातें मेरे को रुकिया ने बताई थी, इचिगो कुरोसाकी। तो बेसिकली वो नाम जानता होता है इचिगो का। दूसरी ओर यहाँ पे हमें लेफ्टिनेंट्स की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे लेफ्टिनेंट्स मौजूद होते हैं और इन लोगों को बताया जाता है कि कैसे रयोकाज ने वाट लगा दी है 11 स्क्वाड की, ठीक है ना। अब जब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही होती है तो रेंजी अपनी पहली लड़ाई को याद करता है इचिगो के साथ। वो समझ जाता है कि जरूर उसी का हाथ है, हो सकता है कि वो आया हो, मतलब समझ रहे हो ना तुम। उसको हल्का हल्का शक होना शुरू हो चुका है, ठीक है। इससे पहले कि ये लोग आगे बढ़े कुछ बात कर पाए, हिनामोरी जब पीछे मुड़ती है तो रेंजी यहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है। ओके, दूसरी ओर यहाँ पे हानाटारो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इचिगो और गांजू को बता देता है कि पहले रुकिया को कहीं और रखा गया था, उसके बाद उसको सेंजाई क्यू में शिफ्ट कर दिया गया उसकी सजा के लिए। उस दौरान मैं उसकी क्लीनिंग ड्यूटी पे था, ठीक है ना, और मैं उससे बात किया करता था। शुरुआत में तो पहले ही दिन रुकिया ने मेरे को डांट दिया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये दोनों क्लोज हो गए और रुकिया अपनी बातें शेयर करती थी हानाटारो से, उसे इंसानी दुनिया के बारे में बताती थी, यहाँ तक कि वो उसको जूस के बारे में भी बताती है, जो कि पीना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। हानाटारो बताता है कि ज्यादातर वो एक इंसान के बारे में ही बात किया करती थी, उस एक इंसान का जिक्र उसकी हर बात में होता था। कुछ समय बाद ही रुकिया का एग्जीक्यूशन ऑर्डर आ गया। तो बेसिकली रुकिया ने हानाटारो को बता दिया था कि उसने अपनी सोल रीपर की पावर्स उस इंसान को दी जिसका नाम था इचिगो कुरोसाकी, और रुकिया की वजह से उसकी जान खतरे में आ गई, उसकी वजह से उसको इतना हर्ट हुआ। तो बेसिकली रुकिया सारा ब्लेम अपने ऊपर लेके बैठी होती है इस वजह से, ठीक है ना। गांजू कहते हैं यार वैसे मैं बोलूँ तो वो काफी अजीब सोल रिपर लग रही है मेरे को, ठीक है ना। तो यार ऑब्वियसली बात है, आमतौर पे ऐसे होते नहीं सोल रिपर, है ना। रुकिया काफी ज्यादा अलग है। ये सुन के इचिगो को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसलिए हम उसको यहाँ पे बचाने आए हैं। वो यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है और वो फ्लैशबैक याद करता है सारे के सारे इंसिडेंट, सारे के सारे मोमेंट्स जो उसने रुकिया के साथ बिताए थे, ठीक है। और वो ये कहता है कि तुम कितनी पागल हो रुकिया, तुम्हें नहीं लगता अभी भी इन सब में मेरी गलती है, तो मैं तुम्हें बेफालतू में मरने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे हानाटारो चेक करता है, इधर कोई भी नहीं होता। तो ये सब के सब लोग इस टाइल से यहाँ बाहर निकल जाते हैं और सामने ही सेंजाई क्यू की बिल्डिंग होती है। अब ऑब्वियसली बात है, ये लोग जब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, रुक जाते हैं क्योंकि कोहरा सा होता है इधर। इचिगो कहते हैं रुको, वहां पे स्टेयर्स के पास कोई है। तो ये और कोई नहीं बल्कि रेंजी होता है, ठीक है। क्या तुम तैयार हो यहाँ पे राउंड 2 के लिए? भाई नहीं भी हो ना तो तैयार कर लो अपने आप को। तो यार इचिगो कहता है कि ये रेंजी है। तो रेंजी कहता है क्या बात है, तुम्हें मेरा नाम याद है? ये तो काफी अच्छी बात है। अब भाई गांजू सोचता है ये बंदा है कौन, इसका स्पिरिट प्रेशर तो अलग ही लेवल पे जा रहा है। तो भाई इसे देख के तो हानाटारो डर चुका होता है। वो कहता है कि ये स्क्वाड 6 का लेफ्टिनेंट है रेंजी आबराई। यहाँ पे रेंजी कहता है कि मैं तो सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ यार, मुझे लगा था कैप्टन कुचिकी के अटैक के बाद तो तुम मर ही गए होगे, ठीक है। तो यार ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और लड़ने के लिए टोटली तैयार होते हैं। मतलब रुकने वाली क्या बात है यहाँ पे, है कि नहीं। तो रेंजी कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक रुकिया को उसकी पावर वापस नहीं मिल सकती। तो इचिगो कहता है कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम मेरी पावर पहले ले चुके हो उसे बचाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर भाई हमें कैनपाची का सीन दिखाया जाता है। भाई उसको सेंसेशन हो जाती है कि आबराई के साथ लड़ाई शुरू हो चुकी है।
अब यार ये काफी अजीब सी उसकी एबिलिटी है कि भले वो लोगों को सेंस नहीं कर सकता, लेकिन जब वो लड़ रहे होते हैं ना तब उनको सेंस कर पाता है वो, क्योंकि भाई केनपाची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई इस बंदे का इतना सस्पेंस बनाया ना, और ये इतना खतरनाक भी है, तो यार मतलब मैं देखना चाहता हूँ इसकी लड़ाई, इसलिए मैं ब्लीच करूंगा, डोंट वरी। तो ऐसा मत सोचना मैं बीच में छोड़ दूंगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ शिनिगामीज होते हैं, मतलब यार सोल रीपर्स होते हैं, वो इधर से भाग जाते हैं क्योंकि उनको कुछ आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। वहां पे उनको जिरोबो मिला होता है पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से जब निकलते हैं तो इशिडा और ओरिहिमे दोनों इधर छुपे हुए होते हैं। इशिडा को यहाँ पे महसूस हो चुका होता है कि जो इचिगो का स्पिरिट प्रेशर है उसका सामना किसी बड़े स्पिरिट प्रेशर वाले बंदे से हुआ है, यानी कि रेंजी से हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को सेंसेशन हो चुकी होती है कि इचिगो का सामना रेंजी से हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब ये सारी की सारी बातें सोच रहा होता है तो जो ओरिहिमे की फेरीज होती है वो आ जाती है इशिडा के पास उसका हालचाल पूछने के लिए। अब इशिडा बोलता है ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये। तो ओरिहिमे कहती है कि अरे यार तुम हमेशा ऐसे गायब हो जाते हो, तो मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा इनको बाहर निकाल लूं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। ये लोग यहाँ से भागते हैं। दूसरे चैड को भी महसूस हो चुका होता है कि इचिगो की स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है कंटिन्यूसली, और जल्दी से जल्दी उसको वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए पहुंचना होगा। भाई चैड ना सच में कमाल का बंदा लगता है मेरे को, सच बताऊं तो। अब यार गांजू कहता है कि चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो गए हो अभी लड़ने के बाद, लेकिन तुम उससे नहीं जीत सकते। लेकिन हानाटारो कहता है कि यार तुम ध्यान से देखो, इचिगो उसका सामना कर पा रहा है। तो यार ये दोनों ही काफी खतरनाक लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। रेंजी कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे हरा भी दोगे तो मेरे बाद भी 11 लेफ्टिनेंट्स बचेंगे, उनका सामना कैसे करोगे तुम। रेंजी कहते हैं उसके अलावा 13 कैप्टन और है, तो उनका सामना कैसे करोगे तुम। जब तक तुम उन सबको हरा नहीं देते तब तक तुम रुकिया को नहीं बचा सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगे, उन्हें हरा पाओगे तुम। तो इचिगो कहते हैं और क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने कैप्टन है या फिर कितने लेफ्टिनेंट्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको हरा डालूंगा। तो यहाँ पे फाइनली इचिगो को पीछे ढकेलने के बाद रेंजी अपनी स्वॉर्ड को जगा देता है ज़ाबिमारू को, ठीक है ना, और वो बिल्कुल पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाती है आगे तक, ठीक है। और भाई ये अटैक तो रोक ही नहीं पाता इचिगो जाता है भाई उड़ता हुआ एक बिल्डिंग में जाकर ठुक जाता है। यहाँ पे गांजो और हानाटारो बाल बाल बचे होते हैं, ठीक है ना। रेंजी कहते तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे से एक बार लड़ चुके हो इसलिए तुम्हें मेरी ताकत का पता है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब हम लेफ्टिनेंट्स को कहीं बाहर भेजा जाता है तो हमारी पावर्स को काफी ज्यादा लिमिटेड कर दिया जाता है, जिससे कि हम इंसानी दुनिया को नुकसान ना पहुंचा दे गलती से। तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय मेरी ताकत उस समय से 5 गुना ज्यादा है। तो चाहे कितने भी ताकतवर बन गए हो तुम मुझे हरा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इचिगो उठता है, वो कहता है इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा बेस्ट अटैक था, तो इसका मतलब ये है कि मैं बाकी लेफ्टिनेंट्स को तो संभाल ही लूंगा। अब यार ये लड़ाई जब हो रही होती है तो रुकिया को थोड़ी सी सेंसेशन आती है, ठीक है। अब शायद उसको हल्का फुल्का आइडिया लग चुका है कि खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। अब भले यहाँ पे इचिगो बहुत बुरी तरह से जख्मी तो हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे खड़े रहने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है गांजो और हानाटारो दोनों को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होता है, उन्हें डर लग रहा होता है, और इचिगो की खुद की हालत यहाँ पे खराब हो रही होती है क्योंकि उसके पैर कांप रहे होते हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लग चुका होता है, ठीक है। तो रेंजी कहता है ऐसा लगता है कि बस तुम खड़े रह सकते हो और कुछ घंटा नहीं कर सकते तुम। यहाँ पे वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के, और फाइनली यहाँ पे इचिगो इस अटैक को डॉज कर पाता है। रेंजी कहता है कि अगर तुम इस दुनिया में आए नहीं होते, अगर तुम्हारा वजूद ही नहीं होता, तो रुकिया के साथ जो भी आज हो रहा है वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकिया को ये सब झेलना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे इचिगो काफी कोशिश करता है इन अटैक्स को डॉज करने की, लेकिन यार अब उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है रेंजी, सच बताऊं तो, ठीक है ना। अब यार दूसरी ओर हिनामोरी इधर कीरा से मिलती है, उसे बताती है कि जो रेंजी का लेफ्टिनेंट बैच है वो उसने अपने कमरे के बाहर छोड़ रखा था। तो यार कीरा उससे पूछता है कि ये बात तुमने कहीं किसी और को तो नहीं बताई। तो हिनामोरी ने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई होती, ऑब्वियसली बात है क्योंकि इस चीज के लिए यहाँ पे रेंजी को सजा मिल सकती है, ठीक है। भले हिनामोरी सोचती है कि वो कैप्टन आइजन को बताए, लेकिन वो नहीं चाहती कि आबा राय को सजा मिले। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से रेंजी का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर भाई इचिगो की सच बताओ तो वाट ही लगा रहा होता है। यहाँ पे भले वो खुद भी थक चुका होता है उसका पीछा करते करते, ठीक है। वो यहाँ पे पूरा गुस्सा निकाल रहा होता है इचिगो के ऊपर। वो कहते हैं तुम्हारी वजह से रुकिया मारी जाएगी, तुमने उसकी पावर ली इसलिए, ये काफी बुरा क्राइम है। तो यहाँ पे फाइनली इचिगो एक काफी अच्छा खासा अटैक करता है और वो कहता है कि समझ गया मैं, आखिरकार मैंने देख ही लिया, इसकी जो लिमिट है वो है 3 अटैक की। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब उरोहारा ट्रेनिंग दे रहा था इचिगो को। तो उस समय उरोहारा ने बताया था कि देखो यार, अगर हम बात करें एक अटैक की, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एक अटैक उसकी उतनी ही ज्यादा लिमिटेशन होगी, यानी कि कुछ गिने चुने बार ही उस अटैक का यूज किया जा सकता है। जैसे कि गन, उसको सिर्फ 6 बार फायर किया जा सकता है, एक मिसाइल को एक ही बार फायर किया जा सकता है। तो जो अटैक्स कंटिन्यूस किया जाते हैं उनका एक नंबर होता है। तो यहाँ पे इचिगो समझ जाता है कि आबाराई के जो लिमिटेशन है वो 3 है। पहला ज़ाबिमारू जब एक्सटेंड करता है वो अटैक है, ठीक है, मतलब यानी कि आगे जाता है, उसके बाद उसको एक्सटेंड करते हुए यूज करता है वो। दूसरा उसका थर्ड अटैक होता है जब उसका
उसका जाबिमारू वापस चला जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी स्वॉर्ड। उरोहारा बताता है कि अब जरूरी नहीं है कि हर बार सेम नंबर रिपीट हो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम नंबर कितना जाता है। अक्सर लड़ाई के दौरान हमारा दुश्मन अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैक्स ही यूज करता है। तो इसका मतलब यह है कि रेंजी इस समय अपने 3 अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब मैक्सिमम है उसका, वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आगे बढ़ता है इचिगो। ओके, अब पहला अटैक करता है रेंजी, फर्स्ट हो गया, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे उरोहारा का हमें बीच में सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है अगर तुमने पता लगा लिया उसका मैक्सिमम नंबर कितना है तो शायद तुम्हें एक चांस मिल सकता है। यहाँ पे इचिगो उसके दूसरे अटैक से भी बच जाता है। उरोहारा कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका लास्ट रिपीटेड अटैक। अगले रिपीटेड अटैक शुरू होने से पहले तुम्हें एक छोटा सा चांस मिलेगा। और यहाँ पे तीसरा अटैक भी झेल चुका होता है इचिगो। फाइनली वो आगे बढ़ता है और उरोहारा बताता है कि उस समय तुम्हारा दुश्मन कंप्लीटली ओपन होगा और उसको आसानी से तुम हरा सकते हो। यहाँ पे फाइनली इचिगो आगे बढ़ता है, लेकिन भाई रेंजी इतना क्विक होता है कि वो डॉज कर देता है भाई अटैक और उसके कंधे पे अपनी स्वॉर्ड मार देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो भाई इचिगो की तो यहाँ पे सच में वाट लग चुकी होती है, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था सच में। तो रेंजी कहते क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे इतना शौक वाले एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं पाए या फिर मैंने तुम्हारा अटैक डॉज कर दिया इसलिए? तुम समझ नहीं पा रहे क्या, तुम मुझसे स्लो हो इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सके। तो यहाँ पे रेंजी फिर से अटैक करता है इचिगो के ऊपर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें मिस्टर योरुइची का सीन दिखाया जाता है और उसको भी महसूस हो जाता है कि काफी खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर मेजर हो पा रहा है, ठीक है। और वो सोचता है कि बस इचिगो ठीक हो, ठीक है। दूसरा हिनामोरी को भी महसूस होता है, कीरा को भी महसूस होता है, सबको महसूस हो जाता है कि भाई अबाराई का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है। बट इस अटैक को भी इचिगो डॉज कर चुका होता है। अब यार इचिगो की हालत ना इस समय काफी ज्यादा खराब होती है। वो फिर से उरोहारा का एक सीन याद करता है और वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इधर इचिगो को थका रहा होता है। वो बताता है कि मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ इसलिए जिससे कि तुम इस अटैक का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर पाओ। अब आपको याद होगा यार इचिगो ने काफी खतरनाक अटैक किया था उरोहारा के ऊपर और बेसिकली उसी अटैक की प्रैक्टिस करा रहा होता है उरोहारा उसको, ठीक है ना, कि जिससे कि वो अपनी मर्जी से इस अटैक का इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है भाई। तो यहाँ पे उरोहारा काफी खतरनाक अटैक करना शुरू करता है इचिगो के ऊपर, यहाँ तक कि वो उसको एक पहाड़ में भी ठोक देता है, ठीक है। उरोरो आगे जाती है फर्स्ट एड वगैरह, लेकिन उरोहारा इन सबको ही रोक देता है और वो कहता है अभी नहीं। उरोहारा इधर इचिगो के पास आ जाता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। भाई एकदम मौत बन के आता है वो इचिगो के पास, मतलब मैं सोच रहा हूँ भाई क्या कर क्या रहा है यहाँ पे, उसको जान से मार देगा क्या? उरोहारा कहता है कि यार मैं तो निराश ही हो गया सच में, तुम्हारी तलवार में से सिर्फ और सिर्फ डर निकल रहा है। तुम मेरा सामना भी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है कि तुम मर जाओगे, और जब तुम अटैक कर रहे हो तब भी तुम्हें डर लग रहा है, जब तुम किसी को बचाते हो तब भी तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं वो मर ना जाए। तुम्हारी तलवार सिर्फ मुझसे एक ही चीज बोल रही है कि वो डरी हुई है, और ये गलत है। तुम्हें लड़ाई में डर की जरूरत नहीं है, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तुम काउंटर करते हो तो दुश्मन तुम्हें काट ना पाए, अगर तुम किसी को बचा रहे हो तो तुम उन्हें मरने नहीं देते, जब तुम अटैक करते हो तो तुम उन्हें मारते हो। क्या तुम समझ नहीं पा रहे? देखो मेरी तलवार को, ये तुम्हें जी जान से मारना चाहती है, जान से ये तड़प रही है तुम्हारी जान लेने के लिए। और भाई सच में यार ये तो काफी खतरनाक सीन होता है, इसे देख के तो इचिगो की खुद फटने लग जाती है। लेकिन उसको एक बात समझ आती है कि ऑब्वियसली बात है उसको काफी टाइम से डर लग रहा था, लेकिन वो यहाँ पे फोकस करना शुरू करता है और अपने अंदर भी रेजोल्यूशन लाता है कि वो जान से मारने के लिए अटैक करेगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे उरोहारा और इचिगो दोनों ही तैयार होते हैं अटैक के लिए, ठीक है। इन दोनों की स्वॉर्ड्स ही चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है लड़ने के लिए कि अटैक करो। और भाई ये दोनों जब अटैक करते हैं ना यहाँ पे काफी खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, मतलब भाई चीर जाती है जमीन, भाई खाई बन जाती है नीचे, ठीक है। उरोहारा कहता है अब तुम्हारे अंदर रेजोल्यूशन आ चुका है। अब यही बात उरोहारा की वो याद करता है इस समय रेंजी के सामने, और अब उसका स्पिरिचुअल प्रेशर भाई बुरी तरह से बढ़ने लग जाता है। वो पूरी तरह से सीरियस हो चुका होता है, यानी कि वो इतने समय से रेंजी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, अब वो उसे मारने की कोशिश करेगा। और इसे देख के भाई रेंजी की भी फट जाती है, उसे समझ आ जाता है कि भाई एकदम से उसको स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ने कैसे लगा, ये तो बिल्कुल उस दिन हुआ था, लेकिन नहीं कुछ तो अलग है इस बार, ये काफी शांत है। तो भाई यहाँ पे इचिगो अटैक करते हुए उरोहारा की बात याद करता है, भले अपनी जाबिमारू को इस्तेमाल करता है रेंजी, लेकिन भाई वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाता, काफी खतरनाक अटैक करता है इचिगो रेंजी के ऊपर, और फाइनली उसकी तलवार भी तोड़ देता है वो। और भाई फाइनल सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेंजी हार जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेंजी का शरीर काफी ज्यादा भारी हो चुका होता है, वो हिलडुल नहीं पाता, तो वो समझ जाता है कि वो हार चुका है। अब जब रेंजी यहाँ पे देखता है तो सामने उसको रूकिया दिखाई देती है। अब वो ये सोचता है कि अगर वो रूकिया को जाने नहीं देता तो ये सब कुछ नहीं होता। वो अपनी बैक स्टोरी टाइप याद करता है, मतलब रूकिया की मेमोरीज को याद करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बचपन का सीन, जहाँ पे रेंजी जब छोटा था तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके यहाँ पे पानी वगैरह चुरा रहा था, ठीक है। ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं तो वो आदमी भी इन लोगों के पीछे भागना शुरू कर देता है। और भाई ऑब्वियसली बात है वो बोलता है मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा मैं, तो मतलब बच्चों की तो फटेगी भाई, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे तभी रूकिया आती है और अपनी किक मार के इस आदमी को गिरा देती है और वो कहती है कि चलो जल्दी
भागो यहाँ से। तो रेंजी बताता है कि हम ऐसे ही टाउन में मिले थे और ये सबके सब लोग साथ मिलके रहते थे। तो घर पहुंचने के बाद रेंजी यहाँ पे कुछ हिस्सा देता है स्नैक्स का रुकिया को, ठीक है। और रुकिया देखती है यहाँ पे कुछ बंदे बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं और उसका खाना वाना गिरा देते हैं, ऊपर से उसको मारते भी हैं। तो रुकिया को ये देख के काफी गुस्सा आता है। रुकिया इस बंदे की वाट लगा के रख देती है, साथ में उसको समझाती है कि भाई खुशी को सबके साथ मिल बांटना चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसे घटिया तरीके से पेश मत आओ, समझे। तो यहाँ पे वो अपना जो स्नैक होती है उस बच्चे को दे देती है और यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। रेंजी बताता है कि रुकिया काफी ज्यादा अलग थी, उसके अंदर एटीट्यूड था, वो एक आदमी की तरह बोला करती थी। तो यहाँ पे हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग मार्केट में होते हैं तो देखते हैं कि इधर एक घोड़ा गाड़ी टाइप होती है, मतलब घोड़ा तो नहीं होता, गाड़ी टाइप होती है जो कि काफी चमकीली होती है। ये लोग अपना रिफ्लेक्शन भी देख पाते हैं उसके अंदर। तो ये सोचते हैं कि ये है कौन। बेसिकली कुछ लोग बात करते हैं कि ये एक सोल रिपर की गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग यही बात करते हैं कि एक दिन ये लोग भी सोल रिपर बनेंगे, ठीक है। तो इधर जब ये सोल रिपर बाहर आता है तो यहाँ से जब वो निकलता है तो उसे देख के रुकिया बेहोश हो जाती है। तो सोल रिपर उसके पास आता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम भूखी हो, चिंता मत करो, मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर शायद तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाई इसलिए तुम बेहोश हो गई और इससे तुम्हारी खुद की एनर्जी यूज हो गई है और इस वजह से शायद तुम भूखी होगी, तो ये लो। तो यहाँ पे वो कुछ खाना देता है रुकिया को, ठीक है, जिसके बाद ये बच्चे समझ जाते हैं कि इनको भाई बनना है आगे चल के एक सोल रिपर। तो इधर रेंजी अपने कीड़ों का इस्तेमाल करता है और भाई वो कर पाता सक्सेसफुली यार, मतलब काफी कमाल की बात है कि नहीं। भाई दूसरी और रुकिया तो उससे बड़ा कीड़ो बना देती है और ऑब्वियसली बात है ये दोनों सोल रिपर बनने के लायक हैं। ये इनके दोस्त कहते हैं कि तुम तो जरूर एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे, लेकिन रुकिया ये कहते हैं कि मैं तो तुम लोगों के साथ ही रहूंगी, यहीं पे ज्यादा खुश रहती हूँ मैं, ठीक है। तो रेंजी कहते हैं हाँ बात तो वैसे सही है। तो ये लोग एकदम फैमिली की तरह साथ रहते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब ये थोड़े बड़े हो गए तो रुकिया डिसाइड करती है कि हमें सोल रिपर बनना चाहिए क्योंकि उसके बाद हम सेरेटी में रह सकते हैं, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। हम यहाँ पे अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते आए थे और साथ में मिलकर रहने लगे थे, लेकिन ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। तकरीबन 10 साल हो गए थे रेंजी और रुकिया की दोस्ती को और तब तक भाई इनके सारे दोस्त जा चुके थे, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी। पता नहीं, रुकिया कह रही है ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, तो हो सकता है बच्चों को मार दिया गया हो या फिर जो भी है, आई डोंट नो। जिसके बाद ये लोग सोल रिपर बनने का डिसीजन लेते हैं। ये लोग सोल रिपर एकेडमी के अंदर आ जाते हैं और क्लास के दौरान भी यहाँ पे रेंजी काफी ज्यादा उत्सुक होता है। वो कहता है कि मैं आंसर देना चाहता हूँ इस चीज का। अब टीचर उसको बिठा देता है, वो कहता है कि अगर तुम आंसर देना चाहते हो, ब्लैक बोर्ड पे आना चाहते हो, तो इतने सारे बच्चों को उठना पड़ेगा, तो तुम बैठे रहो यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अमीर घरानों से आए हैं, तो उनको कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है इस अकेडमी में आके, ठीक है। सबके जाने के बाद रुकिया इधर रेंजी के पास आती है और उससे यही कहती है कि तुम काफी कमाल के हो यार और तुम्हारे अंदर का ये जो जोश है ये मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, तो हमेशा ऐसे ही रहना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो ज्यादातर बच्चे आते हैं वो अमीर घरानों से आते हैं, तो वो नहीं समझेंगे हमारी सिचुएशन, ठीक है ना। जिसके कुछ समय बाद यहाँ पे जब रेंजी भागता हो जाता है, वो रुकिया को ढूंढ रहा होता है, तो फाइनली वो उसको ढूंढ लेता है। वो एक रूम के अंदर आता है और वो कहता है कि देखो मैं सेकंड एग्जाम में पास हो चुका हूँ। तो वो देखता है कि इधर कैप्टन कुचिकी होते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ इधर आए होते हैं, मतलब अपने डैड के साथ, ठीक है। रेंजी के आते साथ ही ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अपना आंसर हमें बता देना, ठीक है। ये लोग जब यहाँ से चले जाते हैं तो रेंजी को एहसास होता है कि कैप्टन कुचिकी का जो स्पिरिचुअल प्रेशर था वो ही काफी ज्यादा खतरनाक था, मतलब वो उसकी आंखों में भी नहीं देख पाया। वो रुकिया से पूछता है कि क्या सीन हुआ क्या नहीं, तो रुकिया बताती है कि वो लोग रुकिया को एक बेटी के तौर पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उसकी ग्रेजुएशन करा देंगे, इसके अलावा वो उसे 13 कोर्ट गार्ड के स्क्वाड में भी रखेंगे। तो रुकिया ये सब सुन के काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है, मतलब उसे बुरा लग रहा होता है, लेकिन रेंजी उसको सहानुभूति देता है, उसको मोटिवेट करता है। वो कहता है यार सोचो तुम कुचिकी फैमिली के अंदर जाओगी, तुम कितनी लकी हो यार, मेरे को तो एक बार को जेलस फील हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी एकदम कमाल की होगी यार, सच में तुम्हें तो अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो रुकिया कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है, ठीक है। तो वो ये बोल के यहाँ से चली जाती है और शायद ऐसा लगता है कि रुकिया खुद नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने जब देखा कि रेंजी चाहता है उसको भेजना तो वो कुछ कर नहीं पाई। ओके, यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। ओके, तो रेंजी बताता है कि शायद वो उस समय थोड़ा सा डर गया था, उसने एकदम कुत्ते की जिंदगी जी थी और वो बस भौंक सकता है लोगों पे, कुछ कर नहीं सकता। वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और आता है इचिको के पास। वो इचिको से कहता है कि तुम्हारी वजह से उसको सेंजाईक्यू में रखा गया है, और जब भी मैं ये बात सोचता हूँ ना मेरा खून उबल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने रुकिया को रोका नहीं, मैंने उसे कुची की फैमिली के पास जाने से नहीं रोका और इसी वजह से वो एक क्रिमिनल बन गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां जाके वो खुश हो जाएगी, मुझे सच में ऐसा लगता था। मैं बस कैप्टन कुचिकी से आगे निकलना चाहता था, इसलिए मैं पागलों की तरह ट्रेनिंग करना शुरू कर चुका था, लेकिन मैं एक बार भी उन्हें हरा नहीं पाया। वो काफी ज्यादा ताकतवर है, ये चीज मैं नहीं कर सकता। तो इस समय कुरोसाकी मैं अपनी शर्म को घूट के पी रहा हूँ और तुमसे ये कह रहा हूँ कि रुकिया को बचा लो।
तो इचिको कहता है हाँ मैं बचाऊंगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें करीन और यूजू का सीन दिखाया जाता है और इधर यार कुछ अलग ही क्रॉप सर्कल टाइप बन रखे होते हैं, तो लोग काफी कंफ्यूज होते हैं इन सबको देख के। इनको लगता है कि यूएफओ तो नहीं इनके पीछे, लेकिन करीन ऑब्वियसली देख पा रही होती है कि ऊपर ये हॉलोज घूम रहे हैं। तभी ऊपर से एक भाई बिल्ली उड़ती हुई आती है और यूजू उस बिल्ली को कैच कर लेती है। ठीक है, अब यूजू कहती है यार ये तो इचिको की तरह लग रहा है ना, तो मतलब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पता नहीं यार इचिको जैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन इनको लगता है ऐसा। ठीक है, यूजू इसका नाम राकू रख देती है और दूसरी ओर हमें यहाँ पे जिंटा और उरुरु का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर साफ सफाई कर रहे होते हैं। इधर एक हॉलो दिखाई देता है, उरुरु कहती है हॉलो, और वो यहाँ पे आके एक लात मार के उसे उड़ा देती है और फिर से आ जाती है नीचे। जिंटा कहता है यार जब से वो ऑरेंज बालों वाला गया तब से यार कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहे हॉलोस। दूसरा यहाँ पे उरुहारा कहता है यार मेरा वेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो टेसा ही कहता है यार मेरे पास एक वेट लॉस रेमेडी है, इससे तुम्हारा वेट जरूर कम हो जाएगा, मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ काफी समय से यार, काफी कमाल की चीज है ये। तो उरुहारा कहता है यार ऐसे प्रोडक्ट पे मेरे को भरोसा तो है नहीं वैसे। तो ये दोनों बिजी होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इधर जिंटा कहता है यार मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना दुनिया को बचाना चाहिए और इन हॉलोस की वाट लगानी चाहिए। तो उरुरु कहती है यार अगर हमने सफाई नहीं की तो हमें डांट पड़ेगी, तो जिंटा भाई उसको उल्टा टॉर्चर करने लग जाता है। ठीक है, दूसरे यहाँ पे हमें यूजू और करीन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जब यहाँ पे घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर एक काफी कमाल की गाड़ी खड़ी है अजीब सी, और इसके अंदर से भाई निकलता है डॉन कानूनजी। अब यार ये वही बंदा है बोहा वाला। ठीक है, तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैंने करके दिखा दिया। वो इनको पहचान जाता है, वो कहता है अच्छा तुम तो मेरे सबसे नंबर 1 डिसाइबल इचिको के फैमिली वाले हो है ना। तो करीन बता देती कि यहाँ पे इचिको घर पे है नहीं। ओके, तभी इधर कुछ हॉलोज आने वाले होते हैं, तो कानूनजी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। ओके, वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है, लेकिन भाई वो हॉलो उसी को उठा के ले जाता है भाई, तो वो घंटा कुछ नहीं कर पाता। तो जिंटा यहाँ पे आता है और अपने रेड बैट से इन हॉलोज की वाट लगा देता है। ठीक है, अब कानूनजी को देख के यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसके फैंस होते हैं। ठीक है, तो सारे खड़े होकर बोहा करने लग जाते हैं, बस और कुछ नहीं। ये सारे के सारे बच्चे इधर इकट्ठे हो चुके होते हैं। ठीक है, और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो यूजो अपना नाम बताती है, यूजो कुरोसाकी। तो जिंटा समझ जाता है कि जरूर ये उस ऑरेंज बाल वाले बंदों को जानते होंगे। जिंटा बताता है कि ये सारे के सारे हॉलोस इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से आ रहे हैं, मतलब इस बिल्ली की एनर्जी की वजह से। ठीक है ना, तो इसलिए हमें इसको पास ऑन करना पड़ेगा। यूजो कहती है लेकिन राको कोई गोस्ट नहीं है, ठीक है ना, ऐसी चीजें मत बोलो। तो ये यहाँ पे बहस करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो जिंटा कहता है यार तुम उस ऑरेंज बालों वालों की बहन हो तब भी तुम्हें इतनी सी सिंपल बात समझ नहीं आई। अब यार कानूनजी तो यहाँ पे काफी शौक हो जाता है कि इन सबको स्पिरिट्स दिख रहे हैं, तो ये काफी कमाल के बच्चे हैं एकदम। ठीक है, तो ये सबके सब उसके डिसाइबल बन सकते हैं, लेकिन भाई ये मिलके उसको मुक्का मार देते हैं। ठीक है, कानूनजी यहाँ पे इन लोगों को अपने साथ लेके चलता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो भाई जिंटा और करीन दोनों के दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी और उरुरु यूजू को लेके आई होती है उरुहारा शॉप पे। अब उरुहारा का भाई टाइम होता है लंच का, तो उसने गेट वगैरह बंद कर दिए होते हैं, तो ये सोचते हैं कि अब ये करेंगे क्या। तभी यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि काफी सारे हॉलोज इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरा जिंटा और करीन इधर आ चुके होते हैं, कानूनजी अपनी ड्रेस पहन के आ चुका होता है और वो कहता है कि मैं एक टीम बना रहा हूँ जिस टीम का नाम होगा काराकुरा सुपर हीरोज, और तुम उसके पार्ट हो गए। ठीक है ना, तुम दोनों के अंदर पोटेंशियल है यार, तुम सच में काफी कमाल के और दुनिया की रक्षा कर सकते हो तुम लोग। और वैसे भी रेड पोजीशन ओपन है, तो यार रेड पोजीशन बेसिकली लीडर की पोजीशन है। ठीक है ना, इसके साथ साथ तुम्हें टेलीविजन शो में भी फीचर होने का मौका मिलेगा। तो पहले तो ये दोनों खास इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन ये सुनने के बाद ये दोनों इंटरेस्टेड हो जाते हैं और कान्होजी का साथ देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में तो भिड़न हो जाती है करीन और जिंटा के बीच में कि लीडर कौन बनेगा। ठीक है, वही दूसरी ओर हमें यूजो का सीन दिखाया जाता है जो कि राकू को लेके भाग रही होती है और छत पे आ जाती है। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे हॉलोज होते हैं, तो राकू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए तभी यहाँ पे कानूनजी आ जाता है इन हॉलोज से निपटने के लिए, और करीन और जिंटा भी उसके साथ ही होते हैं। ये दोनों ही अपने आप को रेड बोल रहे होते हैं, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है ठीक है कि कौन लीडर बनेगा। अब भाई यहाँ पे खेल समझ जाता है, काफी सारे हॉलोज होते हैं, सबके सब उनको मारने की कोशिश करते हैं बस। ठीक है, बट यूजो भाग रही होती है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं कर पाती वो। अब ये कुछ कर तो पा नहीं रहे होते, तभी यहाँ पे उरुरु आती है जो कि अपने मिसाइल से इन सारे के सारे हॉलोज को उड़ा देती है। ठीक है भाई, वो तो है ही कमाल की है ना। थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे हॉलोज मिलके एक बड़ा सा हॉलो बन जाते हैं। ठीक है, और ये सबके सब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भाई ये कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाते, वो हॉलो भी इधर राकू के पीछे पड़ा होता है, यूजो इधर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ये राकू भाई बुरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक शेर में और भाई बचा लेता है यूजो को गिरने से। ठीक है, अब वो ऊपर आता है और भाई कानूनजी तो ऐसे खुश हो रहा होता है जैसे भाई एक स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हुई हो उसकी मदद करने के लिए, मतलब भगवान ने भेजा है इसको यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आराम से राकू इसकी वाट लगाता है इस हॉलो की, और उसके बाद ये सबके सब अटैक करते हैं इस हॉलो के ऊपर बुरी तरह से। ठीक है, इन सब के होने के बाद यहाँ से गायब हो जाता है राकू। अब यार हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूजो एक बार पार्क में थी, बारिश हो रही थी, तो वो देखती है कि इधर एक छोटी सी बिल्ली है। ओके, और वो यही कहती है कि ऐसा लगता है कि वो पहले राकू से मिली थी एक बार, उस समय उसने उसे खाना खिलाया था। ठीक है, जिसके बाद राकू उसके पीछे आने लगा था और तभी पीछे से गाड़ी आती है और उसके बाद वो बिल्ली मर गई थी। ठीक है ना, तो असलियत में देखा जाए तो वो राकू की सोल ही थी। इस समय वो देख पा रही होती है राकू को, लेकिन और कोई नहीं देख पा रहा होता, उसे वहां पे होश आ चुका होता है और इधर फाइनली राकू चला जाता है। ठीक है, उसका मतलब पास ऑन हो जाता है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। अब ये सोच के यहाँ पे यूजर रोने लग जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाई राकू
चाकू के लिए और उसे चुप कराने के लिए करीन आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये सबके सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं रेड का, ठीक है, और कानून जी की टीम बन चुकी होती है सुपर हीरोज की। ओके, तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब यार तुम्हें एक चीज तो समझ आ गई होगी कि जो एपिसोड नंबर 33 था वो एक फिलर था। अब यार देखो, फिलर कहो या ना कहो मुझे नहीं पता, तुम मेरे को बता देना कि कवर करना है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यार कहीं कहीं लिस्टेड है कि एपिसोड 33 फिलर है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो फिलर क्यों है, क्योंकि ये जो मेन फाइट थी रेंजी वर्सेस इचिगो की, मतलब वो तो खत्म हो गई थी, वो वाला सीन काट के सीधा ये वाला सीन दिखा दिया। मतलब अगर मैं सीधा 34 एपिसोड कवर करता 33 छोड़ के, तो आपको वहीं से सीन देखने को मिलता, तो समझ रहे हो ना डिफरेंस, ठीक है। तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना क्या चाहते हो क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि फिलर्स तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, मतलब मैं गिना ही नहीं सकता इतने सारे। तो यार वो सब मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।